हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस जो है क्लास 12th NIOS बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 परिवार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली हेल्थ और जो सेफ्टी फीचर के बारे में हमने जानना है। तो ये जो है 3rd चैप्टर है NIOS बोर्ड का +2 का, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या चीज़ है, स्वास्थ्य में हमें कैसे रखना चाहिए। फिर हम जानेंगे कि स्वास्थ्य का परिभाषा क्या होती है, ठीक है। WHO ने क्या इसका परिभाषा दिया है और इसके बारे में और भी जो है विस्तार पूर्वक और जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 1st सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। परिवार क्या है? देखिए, परिवार सार्वभौमिक होती है और इसमें विवाहित पुरुष, महिला व उनके बच्चे शामिल होते हैं। परिवार का अर्थ कुछ संबोधित लोगों के समूह जो एक ही घर में रहते हैं। परिवार के सदस्य परिवार का जन्म, विवाह और गोद लिए जाने में संबंधित होते हैं। इसे परिवार की 3 विशेषताएं पता चलती है। यह है दंपति के विवाह करके पति पत्नी की नैतिक दर्जा प्राप्त होता है और वो शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं। दूसरा कार्य यही होता है कि परिवार का अर्थ इसके सभी सदस्यों के लिए एक ही आवासीय स्थान होना। निस्संदेह ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों को अस्थायी रूप से काम के लिए घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। उसी प्रकार माँ बाप, चाचा ताऊ और उनके बच्चे भी परिवार के हिस्सा हो सकते हैं। तीसरी बात यही होता है कि परिवार में न केवल विवाहित दंपति होते हैं बल्कि उनके बच्चे भी हैं। स्वयं ये दस्तक गोद लिए भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को जो है दंपति जन्म देते हैं और दस्तक बच्चों को दंपति द्वारा कानूनी गोद भी लिए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परिवार समाज की पहली संगठित इकाई है। ठीक है, तो इसमें जो है परिवार का क्या कार्य है, परिवार होती क्या है, यहाँ पर 3 बातों के साथ यहाँ पर पहलू दी गई है कि परिवार जो होता है एक दाम्पत्य जीवन होता है। दूसरा बात जो होती है उनका जो होता है
जो है यौन इच्छाएं पूरी होती है। तीसरी बात जो होती है उनके जो है परिवार और बच्चों को देखभाल करना होता है। तो परिवार का कार्य इन्हीं चीज़ों में सिमटा होता है। कहते हैं परिवार सिर्फ एक घर में रह के भी नहीं हो सकती है, कई व्यक्तियों को जो है घर से बाहर दूर दराज के क्षेत्रों में जा के व्यापार या रोजगार की तलाश भी करना पड़ता है। तो ये भी परिवार का हिस्सा होता है, लेकिन क्या अपनी जीविका चलाने के लिए वो जो होते हैं कुछ समय के लिए परिवार से दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। उसके पश्चात आता है कि परिवार के कार्य क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से भी, और इसको आपको समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सोच समझ के करना चाहिए। देखिए परिवार के कार्य क्या होता है, यह एक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि परिवार में रह के हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। निश्चित रूप से परिवार नवजात शिशुओं व बच्चों, किशोरों और बीमारों और बुजुर्गों की सबसे अच्छा देखभाल करता है, क्योंकि परिवार में अगर ये व्यक्ति ना हो तो शायद देखभाल किसी भी बच्चा हो या किशोर हो या बीमार या बुजुर्ग हो, उनका देखभाल नहीं होता है। क्योंकि परिवार में ही सारे व्यक्ति होते हैं और सब एक दूसरे को सहायता करते हैं और सहयोग देते हैं। यह अपने सदस्यों को ऐसा भावनात्मक आधार देता है जो अन्यथा संभव नहीं है। इस प्रकार की भावना बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अपरिहार्य है। कहते हैं दरअसल परिवार एक प्राथमिक समूह है जो सदस्यों के बीच एक अंतरंगता व स्नेह के स्वतंत्र प्रदर्शन की आज्ञा भी देता है। तीसरी बात जो ये आती है कि यह अपने सदस्यों को शिक्षित करता है, जो पारिवारिक परिवेश में जीवन जीना सिखाता है। बच्चों को समाज के नियम भी सिखाए जाते हैं, और यह भी कि अन्य लोगों के साथ किस प्रकार मेल जोल रखना है, व बुजुर्गों के प्रति आदर व उनकी आज्ञा का पालन किस तरह से करना है। ये सारे बात जो है हम परिवार में ही सीखते हैं, ये परिवार का कार्य होती है। चौथी बात ये होती है कि ये आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए परिवार तभी सुरक्षित होती है जब आर्थिक तौर से वो मजबूत होती है, और कहते हैं कि परिवार में एक व्यक्ति ने कई व्यक्ति कमाने वाले होते हैं। इससे क्या होता है कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो जाती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य आधारभूत जरूरत जैसे भोजन, आवास, कपड़ा उपलब्ध कराया जाता है। वह घर के कार्य व जिम्मेदारी में हाथ बटाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पांचवा बात जो है यहाँ पर ये आती है कि यह मनोरंजन का स्रोत भी है। परिवार प्रसन्नता का स्रोत भी हो सकता है, और जहाँ सभी सदस्य एक दूसरे से बातचीत करते हैं, खेल सकते हैं, व विभिन्न गतिविधियां भी करते हैं। ये गतिविधियां घरेलू कार्य से लेकर त्यौहार या फिर जन्म, सगाई व विवाह आदि को भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि जो परिवार होता है एक तरह से मनोरंजन प्रदान करता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है 6 पॉइंट यही बात दर्शाता है कि परिवार बच्चों को जो है समाजीकरण का कार्य भी कराता है। कहते हैं माता पिता बच्चों को लोगों के साथ मिलजुल कर रहने और प्रेम करने, जिम्मेदारी, ज़रूरत के साथ मदद व जिम्मेदारी निभा कर पाठ भी पढ़ाते हैं। परिवार बच्चों में मनोवृत्तियाँ व मूल्य का पोषण भी कराते हैं, उनकी आदतों को भी प्रभावित करता है। परिवार में ही परंपरागत कौशल सिखाए जाते हैं। परिवार ही अपने स्नेह सदस्यों को स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए भी तैयार करते हैं। तो कहते हैं कोई भी जो बच्चा है उसका प्राथमिक स्कूल जो होता है घर ही होता है, जहाँ पर वो बहुत सी छोटी छोटी बातों को सीखता है। तो परिवार जो है बच्चों के लिए एक स्कूल की तरह भी कार्य करता है और इसको प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करता है। उसके पश्चात जो 7 पॉइंट है यही दर्शाता है कि परिवार यौन संबंधी कार्य भी करता है, जो प्रत्येक प्राणी की जैविक आवश्यकता है। आप जानते हैं कि परिवार का अर्थ विवाह और उसी सभी समाज विवाह के बाद स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध को स्वीकृति देता है। कहते हैं देखिए विवाह जो कोई व्यक्ति इसलिए करता है यौन संतुष्टि की पूर्ति के लिए करता है। कहते हैं यौन संतुष्टि पूर्ति होती है तभी जब जाके जो है एक नया जीवन की उत्पत्ति भी होती है, और ये हर एक समाज में होता है। कहते हैं समाज जब विवाह होती है तो उनको जो है कानूनी तौर पर पति पत्नी को साथ में रहने का इजाज़त दे देती है। अगर किसी क्षेत्र में ऐसा ना होता है तो उसे कानूनी अपराध घोषित किया जाता है और उसको जो है परिजन की तरफ से जो है उसको स्वीकृति नहीं मिल पाती है। 8वां पॉइंट यही दर्शाता है कि विवाह पुरुषों व महिलाओं के शारीरिक संबंध के फलस्वरूप परिवार में प्रजनन का कार्य भी पूर्ण होती है। देखिए जब विवाह होता है तो विवाह के बाद जो है प्रजनन होती है। जब उन दोनों की यौन इच्छाएं पूर्ति होती है तो इससे जो होता है एक नया जीवन का उत्पत्ति होता है, यानी कह सकते हो कि एक नया जीवन का प्रजनन होता है, और प्रजनन कार्य करने के लिए ही विवाह होती है। जन्म लेने वाले बच्चे समाज के भविष्य के सदस्य होते हैं, क्योंकि आगे चल के वही जो होते हैं समाज का भविष्य बनते हैं, और उनके भविष्य पर ही समाज जो है निर्धारित होती है। आप अपने परिवार के देख कर बताइए कि उपरोक्त सभी कार्य पूरे हो रहे हैं या नहीं।
उसका उत्तर शायद हाँ ही होगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कुछ परिवार छोटे भी होते हैं तो कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। बिल्कुल सही आपने समझ सकते हो कि हमारे परिवार आसपास कितने प्रकार के परिवार हो सकते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। परिवार के प्रकार। देखिए दोस्तों, परिवार जो होता है दो प्रकार के होता है। एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। यानी कह सकते हो कि एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है, और एक दो जो होती है जिसमें सारे परिवार सब रहते हैं। तो इसमें आप सिंपली लैंग्वेज में देख सकते हो कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारे देश में कई इकाई के रूप में परिवार का बहुत महत्व माना जाता है। भारतीय परिवार बहुधा स्थित व बाल केंद्रित होते हैं। आइए जानते हैं कि दोनों संयुक्त एवं तथा एकल परिवार में क्या क्या विशेषता है और इसमें क्या अलग बात होती है। कहते हैं सबसे पहले संयुक्त परिवार आता है। कहते हैं कुछ एकल परिवार से मिलाकर बनता है और परिणाम स्वरूप यह काफ़ी बड़ा होता है। यह पति पत्नी, उसकी अविवाहित लड़कियों, विवाहित लड़के, उनकी पत्नी व बच्चे से मिलकर बनता है। यह एक या एक दो पीढ़ियों के लोगों को साथ समूह है जो साथ रहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि संयुक्त जो परिवार होती है उसमें एक पीढ़ी नहीं रहती, तीन तीन पीढ़ी जो होती है निवास करती है। जैसे दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, बच्चे हो गए। तो ये तीनों परिवार यानी तीन पीढ़ियाँ जो होती है एक ही छत पे एक ही साथ निवास करती है। तो इसको हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार का अगर कभी डेफिनेशन भी आ जाए तो आप यही वर्ड लिखिएगा, तो एग्जामिनर जो है सही अंक आपको देगा। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, जहाँ पर दादा दादी को भी दर्शाया गया है और माता पिता को दर्शाया गया है और उनके बच्चों को दर्शाया गया है और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह से देख सकते हो इसमें एक दो तीन चार जनरेशन जो है इसमें निवास कर रही है। तो इस तरह से जो है चार जनरेशन एक साथ निवास करना ही संयुक्त परिवार कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो यही आता है कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। सभी सदस्यों की साझी रसोई होती है, यानी एक ही जो है रसोई में सारे के लिए भोजन जो है तैयार किया जाता है। सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं और संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का वित्तीय संचालन व संपत्ति देखता है। यानी परिवार का खर्च एक ही वित्तीय स्रोत से चलता है। तो ये जो होता है संयुक्त परिवार की एक विशेषता होती है, जिसमें एक को मात बनाया जाता है, यानी एक को जो है घर का मुखिया बना जाता है और वही मुखिया जो होता है पूरा घर को संचालन करता है। बाकी सदस्य जो होते हैं कमा के जो है मुखिया को पैसे देते हैं। तो उसी रूल रेगुलेशन पे जो है रूल रेगुलेशन बनती है। कहते हैं सभी सदस्य पारिवारिक घटनाएं, त्यौहार व धार्मिक उत्सव में एक साथ शामिल होते हैं और एक साथ ही उसको बहुत ही जो है खुशनुमा जीवन से मनाते हैं। पाँचवा पॉइंट यही दर्शाता है कि परिवार की बेटियां शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं, जबकि बेटे घर में ही अपने पत्नियों व बच्चों के साथ रहती है। छठवां पॉइंट यही दर्शाता है कि किसी परिवार में निर्णय घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। घर की सबसे बड़ी महिलाएं भी निर्णय लेने के कार्य कर सकती है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। कहते हैं आज का समाज जो होता है दोस्तों वो है पुरुष प्रधान समाज, तो यहाँ पुरुषों की ही बहुत काफ़ी चलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कहीं कहीं जो मातृ परिवार भी है जहाँ पर महिलाओं को भी चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार ही हमारे समाज में पाए जाते थे। अब परिवर्तन आ रहा है विशेषकर शहरी क्षेत्र में, परंतु व्यापारी रूप कृषि प्रधान घरों में अभी भी जो है संयुक्त परिवार की प्रथा जारी है। अब हम आगे जो है संयुक्त परिवार के कई लाभ हैं, तो लाभ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। कहते हैं यह परिवार सदस्यों को मिलनसार बनाता है। देखिए लाभ सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि परिवार को मिलनसार बनाता है। काम विशेषकर कृषि कार्य को बांटकर किया जा सकता है। यह परिवार में बूढ़े, असहाय व बेरोजगारी की देखभाल भी करता है। यानी कहते हैं ऐसे परिवार में रहने से किसी तरह की समस्या नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। उसके पश्चात जो है छोटे बच्चों का लालन पालन भली भांति भी हो पाती है, विशेषकर जब दोनों माता पिता कामकाजी हों। क्योंकि संयुक्त परिवार में जो होते इतने परिवार सदस्य होते हैं, सब जो है बच्चों को अच्छे देखभाल भी कर सकते हैं। कहते हैं माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चों को संयुक्त परिवार में पूरा भावनात्मक व आर्थिक सहायता भी मिल जाती है। कहते हैं संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा अधिक रहती है। अब संयुक्त परिवार की कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है, तो समस्या का जानना भी हमारा जो है फ़र्ज़ है। कहते हैं पहली समस्या तो यही आती है, कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है।
तो ये बात भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है कि महिलाओं को इसमें कम सम्मान प्राप्त होती है। अक्सर सदस्य के बीच संपत्ति को लेकर या किसी व्यापार को लेकर विवाद उठ खड़े होते हैं, तो ये चीज़ें समस्या थोड़ी बन जाती है। कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, उनके अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय व अवसर मिलता है। तो सभी परिवार का थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो लोग क्या करते हैं, एक ही महिला जो होती है सारी घर को संभाल लेती है और बाकी महिला जो है अपने आप को अलग कर लेती है। तो दोस्तों ऐसे में संयुक्त परिवार का चलना शायद संभव न हो पाए। उसके पश्चात जो होता है एकल परिवार। देखिए साधारण ये एक छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी व उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। कभी कभार पति का अविवाहित भाई व बहन भी उनके साथ रह सकते हैं, तब एक विस्तृत परिवार होगा। एकल परिवार में रहने में क्या लाभ है, देखिए जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो कि इसमें माता पिता है और उनके बच्चे हैं, तो इसको एकल परिवार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। एकल परिवार के सदस्य साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वो आत्मविश्वास भरे हुए व किसी भी काम में पहले करने में सक्षम होते हैं, तो ये बात यहाँ पर विशिष्ट रहती है। दूसरा कि एकल परिवार में बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरी बात यही आती है कि सदस्यों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव विकसित होता है। ऐसा अधिक एकांत व आपसी मेल मिलाप के अवसर मिलने के कारण संभव होता है, जो एकल परिवार में भली भांति उपलब्ध होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जहाँ कोई समाज अधिक औद्योगिक व शहरी बन जाता है, वहाँ एकल परिवार होने का संभावना भी बढ़ जाता है। बड़े बड़े शहरों में एकल परिवार की अधिकता एक प्रमुख कारण आवासीय समस्या है। बड़े परिवार को रहने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। यदि परिवार को सुविधाएं ढंग से रहना हो तो उनके पास एकल परिवार में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं बच जाता। अब एकल परिवार की कोई समस्या है तो समस्या भी जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना लाभ। कहते हैं इनकी सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि एकल परिवार में नवविवाहित दंपति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता है, उन्हें सलाह देने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी बात तो यही आता है जब माता पिता दोनों ही कामकाजी हों तो बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं रहता और इससे जो है बच्चे जो है गलत रास्तों पे और गलत संगति के बीच फंस जाते हैं। बुरे समय में परिवार कोई आर्थिक व भावनात्मक सहारा नहीं रहता है, क्योंकि कहते हैं ना अलग रहने से यही होता है कि कोई आपका सहारा नहीं बन पाता है। कहते हैं एकल परिवार में सामंजस्य मिलजुल कर काम करना व सहयोग के मूल्य मुश्किल से ही सीखने को मिलता है। तो एकल परिवार जो है ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहें जो आधुनिक युग की जो है आज ज़रूरत बन के रह गई है। उसके पश्चात आता था बदलता पारिवारिक परिवेश। यानी बदलता पारिवारिक परिवेश का मतलब यही होता है कि आज के समय में जो है सब कुछ बदलता जा रहा है, सारे लोग जो है अपने अपने जीवन को निभाए जा रहे हैं। और कहते हैं इसमें कौन पिसता है, ये तो आपको भी पता है कि इसमें माता पिता है या बुज़ुर्ग लोग ही पिसते हैं, जिन पे अपने बच्चे भी उनके साथ छूट जाते हैं। कहते जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि औद्योगिकरण में परिवार में कई बदलाव आए हैं। परिणाम से परिवार के सदस्य की भूमिका व जिम्मेदारियां भी बदल आया है। अब तक एक परंपरावादी परिवार में बेटा ही परिवार के व्यवसाय या पेशे का संभाला करता था। पिता या पुरुष सदस्य ही धन कमाते थे और घर से बाहर कार्य के लिए जिम्मेदार होते थे। अब महिला घर व बच्चों की देखभाल करती थी, ये पुराने समय की परंपरा थी। लेकिन आज बच्चे लड़के लड़कियां अधिक शिक्षित हैं और उनके पास नौकरियां के बेहतर अवसर भी हैं। उन्हें अन्य काम करने के लिए घर छोड़ दिए हैं। अक्सर वे ग्रामीण अंचलों व कस्बों में बड़े शहरों में काम के लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी एकल परिवार की संख्या बढ़ी है। छोटे परिवार के कारण जीवन की आवश्यकताएं भी बदल रही है। उदाहरण के लिए उनकी राशन की ज़रूरतें संयुक्त परिवार की अपेक्षा कम होती है। अकेले होने के कारण महिलाओं को घर व बाहर दोनों की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। पुरुषों को भी घर के काम जैसे बच्चों की देखभाल आदि में हाथ बटाना पड़ता है। कभी कभी महिलाएं घर से बाहर जाकर नौकरियां भी करती हैं। वे पैसा कमाने या घर और बच्चों की देखभाल की दोहरी जिम्मेदारी भी निभा रही है। बच्चों को अधिकतम आत्मनिर्भर बनाना पड़ता है, साथ ही घर की कुछ जिम्मेदारियां में भी हाथ बटाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है एकल परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी जो है हद से अधिक बढ़ गई है, क्योंकि एकल परिवार जो होती है कुछ इसी तरह से अपेक्षा भी करती है। कहते हैं पारिवारिक जीवन जो पहले पुरुष प्रधान था, जहां पत्नी व बच्चों के कुछ ही अधिकार थे जो आज अपनी राय का व्यक्त नहीं कर सकते थे, अब बदल रहा है। एक आधुनिक घर में महिलाओं को बहुत अधिक स्वतंत्रता व
सामाजिक महत्ता प्राप्त है। बच्चों को भी अपने अधिकार हैं, उनकी रुचियां व इच्छाओं का सम्मान भी किया जाना चाहिए। कहते हैं पारिवारिक मसलों पर वे अपनी राय देने में भी सक्षम होते हैं। संयुक्त परिवार में जो कार्य दादा दादी, चाचा चाची व भाई बहनों के कारण विभाजित थे, वो एकल परिवार में केवल माता पिता पर ही केंद्रित हो गया है। तो देखिए ये बातें बहुत ही अलग दर्शाता है कि जहाँ पर दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची सबकी विचारधारा बच्चों में जाती थी, आज जो है सिर्फ माता पिता पे ही केंद्रित है। जैसे माता पिता रहेंगे वैसे ही उनके बच्चे का प्रवेश बनता है, क्योंकि एकल परिवार अपने बाकियों के परिवार के संबंधियों से काफ़ी दूर रहता है। अंत पड़ोसी, सहकर्मी, मित्र आदि बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। परिवार के सदस्यों के स्वयं को उनके अनुरूप ढालने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। कहते हैं इसका आगे जो पॉइंट है स्वास्थ्य की कल्पना। देखिए स्वास्थ्य आखिर क्या है, स्वास्थ्य के बारे में जानना भी हमारा जो है दायित्व है। कहते हैं क्या आप स्वास्थ्य की परिभाषा दे सकते हैं? जी हाँ, ठीक बात है। यह है कि स्वास्थ्य का अर्थ है रोगों से मुक्त होना या रहना, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का क्या परिभाषा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने इसका परिभाषा जो दिया है वो दिया है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की अवस्था है, न कि केवल शरीर में रोग की अनुपस्थिति मात्र। यानी आप याद रखना कि स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ हो तभी आप स्वस्थ कहलाओगे। अगर इसमें से आपका शारीरिक या मानसिक कोई भी बाधित है तो आप स्वस्थ नहीं हो। यानी बाधित का अर्थ यही होता है कि आप किसी चीज़ से परेशान हो, चाहे मानसिक तनाव है आपके मन में, ठीक है, चाहे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप स्वस्थ नहीं हो। तो ये डेफिनेशन जो है WHO ने परिभाषित किया है और इसको ही आपको याद रखना है। इसका अर्थ क्या है? देखिए स्वास्थ्य रहने का मतलब शरीर रूप से ठीक होना, मानसिक शांति, प्रयत्न और चिंताओं से रहित होना, व्यक्ति लोग से मेल जोल रख सके, समाज के लोगों से संपर्क करने में आत्मविश्वास से भरपूर हो, दूसरे की सहायता कर सके व उनकी ज़रूरत के समय संवेदनशील रहे, यही स्वास्थ्य है। क्या आप अच्छे स्वास्थ्य के कुछ संकेत की सूची बना सकते हैं? चलिए हम देखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के कौन कौन से संकेत हमारे समक्ष प्रकट होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके समक्ष चार्ट प्रस्तुत हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं। देखिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का क्या मतलब है? कहते हैं उचित आसन होना चाहिए, औसत भार व लंबाई भी होना चाहिए, शरीर के अंग ठीक से काम कर रहे हों, साफ व स्वच्छ त्वचा हो, चमकीली आँखें हों, स्वच्छ श्वसन हो, अच्छी भूख हो। तो ये चीज़ें जो होती है शारीरिक चीज़ों के अंतर्गत आती है। अगर इसमें से कोई भी कार्य अगर आप सुचारू रूप से नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब जो है शारीरिक रूप से आप बीमार हो। उसके पश्चात आता है मानसिक। मानसिक में क्या आता है? प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, आत्मविश्वासी होना और लोगों की आवश्यकताओं के लिए संवेदनशील रहना, तनाव व अवसाद रहित शांत रहना। तो ये चीज़ें जो होती है मानसिक तौर से आपके समक्ष होना चाहिए। उसके पश्चात है सामाजिक। देखिए सामाजिक क्या होता है? लोगों से मेल जोल बढ़ाने वाला होना चाहिए, सुखद व भाव भंगिता होना चाहिए, दूसरे की सहायता करना चाहिए, दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आपके समक्ष होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ जो होती है अच्छे स्वास्थ्य का उदाहरण है, अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपके समक्ष नहीं है तो आप कह सकते हो या तो आप शारीरिक रूप से बीमार हो या मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से आप बीमार हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।